ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग अच्छे से देखेंगे। इस पे जेई नीट में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। तो कॉलिजन थ्योरी क्या होता है? कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उस रिएक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जो हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज है, जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट स्पीसीज है, मतलब मॉलिक्यूल हो, आयन हो या एटम्स हो, जो भी रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइड करना चाहिए। जब तक उसका कोलिजन नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा। इसके बाद जो कोलिजन होगा पर यूनिट टाइम में जितना कोलिजन होगा उसे हम लोग बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू पर सेकेंड की बात करेंगे, एक सेकेंड में 10⁻25 टू 10⁻28 होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले लिखा है द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ए रिएक्शन टू अकर इज़ दैट द रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट कोलाइड विथ वन अनदर। आपस में कोलाइड करना चाहिए। दिस इज बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस। मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट कोलिजन थ्योरी की यही है, किसी भी रिएक्शन के होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या आयन या एटम जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, जो रिएक्टेंट स्पीसीज है वो आपस में कोलिजन करेगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम, सेकेंड में ले रहे हैं, जितने कोलिजन्स होंगे उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी का मतलब है रूम टेम्परेचर पे, इसकी वैल्यू 10⁻25 टू 10⁻28 होता है। जो कोलिजन हो रहा है, इतने सारे कोलिजन हो रहे हैं, इसमें सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। सारे कोलिजन से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दो कंडीशंस होने चाहिए, दो बैरियर है। जब वो दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा तो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब जो कोलिजन है वो हमारा इफेक्टिव तब होगा, मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है जो रिएक्टेंट है हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए दो कंडीशंस हैं, वो दोनों कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखा है एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग ए केमिकल चेंज, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में सारे कोलिजन के कारण नहीं होता है। द कोलिजन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिव कोलिजन, जिस कोलिजन के कारण रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। द इफेक्टिव कोलिजन्स आर फ्यू इन कंपेरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन के कंपेरिजन में इफेक्टिव कोलिजन बहुत कम होते हैं। द कोलिजन्स दैट डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट आर इनइफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा वो इनइफेक्टिव होगा। और इलास्टिक कोलिजन होता है मतलब जहाँ से गया फिर वहीं लौट के आ जाता है। दैट इज मॉलिक्यूल जस्ट कोलाइड एंड डिस्पर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शंस विथ डिफरेंट वेलोसिटी। उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, जो इनइफेक्टिव कोलिजन है। फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव द फॉलोइंग टू बैरियर्स, मतलब टू कंडीशंस आर टू बी क्लियर्ड, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहला एनर्जी बैरियर, मतलब जो रिएक्टेंट है उसके पास अपनी एनर्जी है, उस एनर्जी से वो प्रोडक्ट में नहीं बनेगा। अगर उस एनर्जी से प्रोडक्ट में बन जाता तो वो रिएक्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो रिएक्टेंट के पास सर्टेन एनर्जी होना चाहिए, जिस एनर्जी के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और वहीं पे उसे ही हमने यहाँ पे एनर्जी बैरियर लिखा है, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिख देता हूँ क्योंकि बोर्ड में डेफिनेशन पूछता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को ही हमने बोला है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज जो है, मस्ट पजेस एज टू मेक ए केमिकल रिएक्शन टू अकर इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे हम लोग कैपिटल ई सबस्क्रिप्ट में टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल या एटम या आयन के पास मिनिमम उतनी एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो केमिकल चेंज करें, केमिकल रिएक्शन करें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या एनर्जी बैरियर। जैसे हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो है पूरा मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, उसमें से इतने मॉलिक्यूल के पास ही अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो इतना मॉलिक्यूल ही क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो वही हमने यहाँ पे बनाया है, इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके एनर्जी, मतलब जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेगा, मिनिमम इतना एनर्जी होगा, इससे ज़्यादा जो एनर्जी होगा वही मॉलिक्यूल जो है इफेक्टिव कोलिजन करेगा। ठीक है।
तो यहाँ पे जो ग्राफ हमने बनाया है एनर्जी एक्स एक्सिस में लिया है, तो एक्स एक्सिस पे एनर्जी बढ़ रहा है, इसीलिए इससे ज़्यादा एनर्जी बोल रहा हूँ। तो अगर वाई एक्सिस पे लेंगे तो ऊपर की तरफ हम लोग बोलेंगे, अभी मैं उसका भी ग्राफ बता रहा हूँ। इन द ग्राफ ई टी करस्पॉन्ड टू मिनिमम और थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे। जैसे मैं ये ग्राफ इसमें बनाया हूँ, अलग से भी ग्राफ बना के बताता हूँ। जैसे ये हमारा एक इधर हम लोग इधर एनर्जी ले रहे हैं, इस बार वाई एक्सिस पे, इधर ले रहे हैं टाइम, रिएक्शन इन प्रोग्रेस। हमारा ये रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो ये एनर्जी है इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। तो रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी, ये वाली एनर्जी अपनी। अब इतनी एनर्जी पूरा करने के लिए इसे जो हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो वही हमने लिखा है, देयर इज एन एनर्जी बैरियर फॉर ईच रिएक्शन, द रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ सफिशियंट एनर्जी। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है, रिएक्टिंग स्पीसीज जो है, उससे हम लोग उतना एनर्जी दें कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अप्रोच कर ले, पहुंच जाए, तो उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम लोग ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई ए क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको इससे माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगा ई ए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो रिएक्शन है दो तरह का होता है, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्जोथर्मिक। अगर हमारा प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो रिएक्टेंट के एनर्जी से, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। और अगर प्रोडक्ट का एनर्जी जो है, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्रोडक्ट का एनर्जी अगर ज़्यादा हो रिएक्टेंट की एनर्जी से, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा हो रिएक्टेंट की एनर्जी से, तो एंडोथर्मिक ई पी माइनस ई आर, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच होता है ई पी माइनस ई आर। और अगर स्मॉल हो प्रोडक्ट की एनर्जी तो एक्जोथर्मिक होता है, और इसमें डेल्टा एच निगेटिव होता है। एनर्जी रिलीज होता है एक्जोथर्मिक में, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है एंडोथर्मिक में। तो देखो इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, ऊपर है प्रोडक्ट तो एनर्जी ज़्यादा है, तो ये एंडोथर्मिक है। इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, तो ये एक्जोथर्मिक है। दोनों के केस में जो ये बैरियर है इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ये एक्टिवेशन एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, ये बैकवर्ड रिएक्शन की। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए। तो दोनों हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो डेल्टा एच यहाँ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ई एफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ई ए बी बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा एच होता है ई एफ माइनस ई ए बी। दोनों के एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस बोल सकते हो या ई पी माइनस ई आर बोल सकते हो। तो डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, नेगेटिव मतलब एक्जोथर्मिक। ठीक है, रिएक्टेंट्स हैविंग ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी will be faster and hence can be performed at comparatively low temperature। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो फास्ट होगा, उसको कम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। जैसे अगर ये वैल्यू कम है तो जल्दी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो रिएक्शन हमारा फास्ट होगा, वो कम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करेगा, वो कम टेम्परेचर पे भी परफॉर्म हो जाएगा। तो रिएक्टेंट हैविंग ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी फास्टर। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो जल्दी होगा, वो फास्ट होगा। तो अगर हमें रिएक्शन को जल्दी करना है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो वही लिखा है पॉजिटिव कैटलिस्ट। हमने बोला था कैटलिस्ट दो होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, निगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा तो रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द रिएक्शन पाथ एंड हेंस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और निगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द रिएक्शन पाथ एंड हेंस डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पे लिया है पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या किया, जो पाथ ऑफ रिएक्शन था उसको चेंज कर दिया। पहले एक थ्रेशोल्ड एनर्जी ये था, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी ही घट गया। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी घट गया तो एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप डिक्रीज कर जाएगा, मतलब रिएक्शन ज़्यादा होगा, फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो निगेटिव कैटलिस्ट, तो पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी ये था, अब ये हो गया।
पाथ इस तरह से चेंज किया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा हो गया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कैटलिस्ट के हेल्प से। इसके बाद जो नेक्स्ट बैरियर है वो है ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है,